हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ कर रहे हैं पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 11 का कोर्स और इसके अंतर्गत हमने इसके पहले एक पहली वीडियो हमारी बना ली है और उसमें हमने क्या किया था, हमने संविधान की आवश्यकता क्यों है और क्यों पड़ी, आखिर हमें किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है और हमने उसके प्रचलन में लाने का क्या तरीका होता है ये भी समझा था। अगर आपको इस स्लाइड से आप इस चीज़ को समझें तो आप यहाँ पे ये समझ पाएंगे कि देखिए हमने ये पहला वाला चीज़ समझ लिया है, दूसरा हमने ये समझ लिया है कि संविधान समाज को क्या देता है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, वो है संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, इसके अलावा भारत का संविधान कैसे बनाया गया। तो चलिए गाइस, बिना देर किए शुरू करते हैं। और हमारा सबसे पहला ये है कि शक्तियों का बंटवारा, अर्थात हमने जो अपनी संस्थाएं हैं उसमें किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया है संविधान में। ठीक है, तो चलिए अभी समझ रहे हैं। इसमें लिखा है संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संतुलित मतलब, इसका मतलब बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमारी संस्थाओं में शक्तियों में एक संतुलन बनाया गया है संविधान के तहत। किस तरह से बनाया गया है ये देखिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, इन तीनों को एक समान धरातल पर रखा गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग जैसा स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भी बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं विधायिका की यानी लेजिस्लेटिव की, हम बात करते हैं कार्यपालिका की यानी एग्जीक्यूटिव की, और हम बात करते हैं जुडिशरी की यानी कि न्यायपालिका की, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई फर्स्ट पोजीशन पे है या कोई सेकंड पोजीशन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही समान हैं, बिल्कुल समान हैं, सबके अपने अलग अलग काम बटे हुए हैं और हर संस्था अपना स्वतंत्र होकर काम कर रही है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि संविधान में जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे उन्हें ये चीज का अंदाजा था कि जब सत्ता आती है, अब अगर आप विश्व का एग्जाम्पल लेंगे, विश्व इतिहास के बारे में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोगों के पास जब बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है, सत्ता आ गई है, तो उनका दिमाग अक्सर फिर जाया करता है। ठीक है, तो ये सत्ता आने के साथ ही होता है और ये विश्व इतिहास में बहुत सालों में देखा गया है। अब ये जब हम समझ रहे हैं तो क्या हमारे संविधान निर्माता नहीं समझ रहे थे? बिल्कुल समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें पता था कोई भी छोटा समूह हो या कोई भी हो, तो इसलिए शक्तियों का बंटवारा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी एक कोई समूह, एक कोई ग्रुप बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इनको बंटवारा करा, शक्तियों का सही तरीके से बंटवारा किया। इसको हम अगर पॉलिटिकल लैंग्वेज में कहें तो हम इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ओके, या फिर आप ये कह सकते हैं, अगर इसका सही शब्द कहेंगे तो शक्तियों का विकेंद्रीयकरण कहेंगे आप इसको। ठीक है, आप पृथक्करण नहीं कहिए, आप इसे कहिए शक्तियों का विकेंद्रीकरण। ओके, अब दूसरा निर्वाचन आयोग की बात। अब देखिए, अगर कोई एक संस्था हमारे यहाँ वोट करा रही है, वोट क्या है, वोट इज इक्वल टू क्या है, लोकतंत्र। अगर वोट ही नहीं हो रहे कहीं पे, मतलब कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, अगर लोग सरकार को चुन ही नहीं रहे तो लोकतंत्र ही नहीं बचा। तो निर्वाचन आयोग अगर वोट करा रही है तो ये संस्था कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर ये स्वतंत्र नहीं होगी, स्वायत्त नहीं होगी, तो ये निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर सकती। तो इसलिए इसको स्वतंत्र निकाय बनाया गया। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगला हमारा पॉइंट क्या है, संविधान की सफलता के लिए उसमें लचीलापन और कठोरता, ये दोनों ही होनी चाहिए। किस तरह से? देखिए, लचीलापन क्या कहता है? लचीलापन का मतलब ये हुआ हमारे संविधान में संशोधन की भी व्यवस्था की गई है। ओके, लेकिन संशोधन का मतलब ये नहीं है कि कभी भी उठ के आए और संशोधन कर दिया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आपको 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, संशोधन का अगर आपने आगे चल के आप इसी बुक में प्रोसेस पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें संशोधन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता संविधान में करना, पहली बात। और दूसरी बात, ये क्यों बनाया गया? देखिए, आवश्यकता के समय अलग अलग कुछ डिमांड्स होती हैं। कोई एक ऐसी चीज होती है, अगर आप किसी प्रथा की बात करें, ठीक है, तो कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं जो एक समाज आज से 40 या 50 साल पहले स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अगर उनकी प्रथाएं उस वक्त खत्म की जाएंगी तो शायद कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती थी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में। लेकिन राइट नाउ हो सकता है कि आज का समाज उस बुराई को, उस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए तैयार हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वो संशोधन करके या फिर उस बुराई को समाज से खत्म कर सके, चाहे वो संशोधन करे या फिर वो कोई लॉ लाए।
ठीक है। तो इसलिए किसी भी संविधान का लचीलापन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा कह दिया जाए कि ये कानून बना दिए गए हैं और यही आपको करने हैं हमेशा के लिए, तो ये तो फिर वो संविधान ज्यादा समय तक चल ही नहीं सकता। ओके, तो इसलिए लचीलापन इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे संविधान में है। और दूसरा, कठोरता भी होना चाहिए, मतलब कि हमारी जो मूल आत्मा है संविधान की, आप समझ पा रहे हैं, जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वैल्यू है, सिद्धांत है, वो नष्ट नहीं होने चाहिए। मतलब कठोर भी है यहाँ पे, ऐसे नहीं है कि आप उनकी जो मूल वैल्यूज हैं आप वही खत्म कर देंगे। ओके, तो अगर आप उसके जो मूल सिद्धांत है संविधान के वही खत्म कर देंगे तो वो संविधान या लोकतंत्र हमारे विशेष तौर पे वो नहीं रह जाएगा, उसकी क्या खासियत रह जाएगी फिर। ठीक है, तो ये दो चीज हैं जो हमारे संविधान में है, और ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा संविधान आज भी काफी ज्यादा मान्य है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान कैसे बना। चलिए, इसको अगर हम औपचारिक तौर पे देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान सभा है उन्होंने संविधान बनाया। ठीक है, संविधान सभा क्या है? एक कह सकते हैं आप एक तरह की संस्था। ठीक है, तो अब ठीक है कि संविधान सभा ने संविधान बनाया, लेकिन आखिर ये संविधान सभा कैसे बनी, तो इसके लिए हमें जानना जरूरी ये है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। चलिए, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको थोड़ी बहुत तो इस चीज के बारे में नॉलेज होगी कि जो हमारी 1935 का भारत शासन अधिनियम है वो क्या है। अगर आप में से कोई नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसके बिना आपको समझना मुश्किल होगा। देखिए, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इस एक्ट के मुताबिक जो बहुत सारी चीजें की गई थी उसमें से एक बात ये थी कि चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, प्रांतों में चुनाव कराए जाएंगे। तो हालांकि ये चुनाव जो कंडक्ट हुआ वो 1937 तक हुआ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चुनाव हुआ और वो कहाँ हुआ? प्रांतों में। उस समय दो चीजें हुआ करती थी, प्रांत हुए करते थे और उसके अलावा प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसे हम रियासत कह सकते हैं। ठीक है, रियासतें हुआ करती थी। तो जो प्रांत थे वहां पे चुनाव हुए 1937 में। जिस तरह से आज विधानसभा के सदस्य होते हैं उसी तरह से प्रांतों में विधानसभा बनाई गई और वहां पे हम डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, मतलब डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा वहां पे विधानसभा में सदस्यों का चुनाव हुआ। अब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसा हुआ ये समझिए। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, अर्थात प्रांत के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। एकल संक्रमणीय पद्धति क्या है ये आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, सॉरी इलेक्शन नहीं, इनडायरेक्ट प्रोसेस था, अप्रत्यक्ष विधि थी। तो इस तरह का प्री में अक्सर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि संविधान सभा के सदस्यों का गठन प्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ, तो आपको वो राइट क्लिक नहीं करना, वो गलत है, अप्रत्यक्ष विधि द्वारा हुआ। किस तरह से? जैसे आज के समय में क्या होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है आज के समय में? हम लोग राज्यों की विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक उसी तरह उस समय हमने 1937 में विधानसभा के सदस्यों को चुना और विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा ये। अब अगला पॉइंट है हमारा देशी रियासतों का। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रांत थे और देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों में क्या हुआ, यहाँ पे न्यूनतम 93 सीटें दी गई और इन 93 सीटें को जो आवंटित की गई थी उन्हें नामजद किया जाना था। नामजद यानी नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड आप समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए चुनाव नहीं होना था और किसे नॉमिनेट करना था, वो वहां के हेड द्वारा करना था। अब वो हेड राजा हो, नवाब हो या कोई वहां का कुछ भी हो। ठीक है, तो जो प्रिंसली योट के कई जगह नवाब थे, कई जगह राजा थे, तो इन लोगों के द्वारा जो यहाँ से अपने किसी एक जो भी व्यक्ति थे उनको नॉमिनेट करके भेजा गया। ओके, तो इनके लिए 93 सीट दी गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे संविधान सभा का गठन हो गया। ठीक है, आप इस तरह से समझिए कि आप उस समय में पहुंच गए हैं। अब हमने संविधान सभा का गठन कर लिया नवंबर 1946 में। इसकी पहली बैठक हमने की 9 दिसंबर 1946 को और उस समय जो हमारी टोटल सदस्य संख्या थी वो 389 थी, टोटल सदस्य संख्या।
ठीक है, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से, हम ब्रिटिश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देश आजाद तो नहीं हुआ है ना, हम अंतर्गत तो ब्रिटिश के ही थे उस समय। तो जो प्रांत थे वहां से 296 सदस्य थे, और जो अभी मैंने आपको बताया देशी रियासतें थी वहां से 93 सदस्य की जो सीटें थी वो थी जो कि नॉमिनेटेड थी। ठीक है, ये हम आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो बात हो रही है ना, ये अविभाजित भारत की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारे विभाजन की बात नहीं हो रही है इस समय सभी लोग शामिल थे। हालांकि जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ तो कई सारे लोगों ने बायकॉट किया। मुस्लिम लीग क्या उस समय मांग कर रही थी, बहुत तेजी से मांग शुरू हो चुकी थी, और इनफैक्ट ऑलमोस्ट ये बात हो चुकी थी कि पाकिस्तान तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन फिर भी काफी हद तक कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर बात संभल जाए तो विभाजन ना हो। तो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी, बायकॉट कर रही थी, वो संविधान सभा में नहीं रही थी। इसके अलावा जो रियासतें थी उनका क्या मानना था, वो ये कह रहे थे कि नहीं, हम अपने लिए एक स्वतंत्र अलग से अपनी रियासत बनाएंगे और उससे किसी का कोई वास्ता नहीं होगा। तो जो लोग ऐसे थे वो भी बायकॉट कर रहे थे। हालांकि बाद में जो रियासतें थी उनमें से बहुत सारे लोग संविधान सभा के सदस्य बने और वो इसमें शामिल हुए। ठीक है, और क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की जो राय होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर जनता ही आपकी रियासत में नहीं रहना चाहती तो आप क्या कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जनता को अपनी आंख और कान खुले रखने चाहिए। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जनता ही है जो सब कुछ करवा रही है। अगर जनता समझदार है तो काफी कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। तो आगे चल के क्या हुआ, 93 सदस्य जो थे, जो सीटें थी, उनमें से कई सारे लोग विधानसभा में संविधान सभा में हमारे शामिल हो गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग के भी कई सारे सदस्य शामिल हुए। ठीक, अभी तो फिलहाल इतनी सदस्य संख्या है। फिर आगे क्या होगा, 3 जून 1947 को एक प्लान आया, माउंटबेटन योजना। इसके अनुसार ब्रिटिश द्वारा भारत को सत्ता का हस्तांतरण करना था। अब इस प्लान के तहत, माउंटबेटन प्लान के तहत, ये बात पूरी तरह हो गई कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें हमारी सत्ता का हस्तांतरण पूरी तरह कर देंगे। साथ ही इसमें विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि तब तक जो विभाजन की जो स्वीकार्यता थी वो इतनी ज्यादा हो गई थी, लोगों में दंगे हो चुके थे, बहुत लोग मर रहे थे। तो उस समय में एक बात समझ आ गई थी कि अब और कुछ हो ना हो, विभाजन को नहीं रोका जा सकता। ठीक है, तो फिर सभी लोगों ने मरे हुए मन से ही सही, लेकिन सभी लोगों ने इस चीज को स्वीकार कर लिया और फाइनली विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। जिस कारण क्या हुआ, संविधान सभा में अब मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं रहे, अब मुस्लिम लीग के भी सदस्य नहीं रहे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के भी कुछ सदस्य होंगे, वो सदस्य भी नहीं रहे। अब इनकी सदस्य संख्या घट गई विधानसभा में। विधानसभा की सदस्य संख्या अब घटकर, विधानसभा में क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि जो हमारे प्रांत है वहां से कई सारे लोग आए थे। अब इनकी सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई। ठीक है गाइस, तो जो 389 की संख्या थी वो अब घटकर, क्योंकि पाकिस्तान में चले गए कई सारे लोग, तो 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949, आपको ये डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, हमारा संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हो गया, ऑलमोस्ट बन गया, सब कुछ काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस दिन कितने सदस्य हमारे उपस्थित थे, 284 सदस्य। तो हमारे जो 15 सदस्य थे वो उपस्थित नहीं थे उस समय। बहुत सारे कारण थे उसके, जैसे कोई लोग बीमार है, किसी की तबीयत खराब है। एक हमारे गांधी जी तो थे ही नहीं, क्योंकि वो दंगों में जो विभीषिका हो रही थी उसमें वो कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने में लगे हुए थे, तो वो सेवा कर रहे थे। तो हमारे गांधी जी, आपको पता होगा कि जब देश आजाद हो रहा था, जब सब कुछ प्रोसेस चल रहा था, इवन जब हमारा 47 में जिस तरह से सब कुछ हो रहा था संसद में, तो उस समय हजारों लोग थे, 10,000 से ज्यादा लोग थे जो संसद के बाहर खड़े थे, पास खड़े थे, लेकिन गांधी जी वहां नहीं थे। वो जो भी दंगे वंगे हो रहे थे तो उसमें वो शांति और लोगों की सेवा और लोगों को जो भी कर सकते थे वो अपनी तरफ से कर रहे थे, क्योंकि वो एक अलग ही महान व्यक्तित्व था, तो उनको इन चीजों से शायद कोई वास्ता शायद नहीं था। ओके, तो ये हमारा एक डेट है जो आपको याद रखना है। और इसमें कितने सदस्य थे, 284 सदस्य। ठीक है, 15 लोग उपस्थित नहीं थे और इन लोगों ने हमारे संविधान पर हस्ताक्षर किया। ओके, अब हमारा संविधान
बन गया। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया, लेकिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब आप देख पा रहे होंगे 1950 यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, आप देख सकते हैं दिसंबर और जनवरी इतना टाइम आगे बढ़ाया गया और इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत पहले हमने इस डेट को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, ये इसकी वजह से। और ये किसके द्वारा बनाया गया, क्या बनाया गया, ये आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। लेकिन ये डेट आपको याद रखना है कि हमारा संविधान अगर लागू कब किया गया ये पूछा जाए तो आपको ये डेट लिखनी है, ना कि ये। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे संविधान सभा की कामकाज की शैली देखते हैं। देखिए, कामकाज की जो शैली है वो आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब आप ये समझिए कि मैं यहाँ पे राजनीति शास्त्र की बात कर रही हूँ, पर यहाँ पे मैं कोई भी अपना विचार नहीं प्रस्तुत कर रही। ओके, ये जो कुछ भी मैं बता रही हूँ ये आपकी पुस्तक में ही लिखा है, पहली बात तो ये कोई मेरा विचार नहीं है। पहली बात, मैं आपको इसमें आपकी किताब में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जब हमारी जो उस समय की कामकाज की शैली थी वो आज की संसद की तरह बिल्कुल नहीं थी। आज कैसे होता है आप देख पाते होंगे, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझसे मेरी बात से सहमत भी होंगे कि जब हमारे संसद में लोग बैठते हैं बातचीत करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब लैंग्वेज आपने उनकी देखी है, कैसे बात करते हैं वो, कोई भाषा का कोई उनका है ही नहीं। ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो जाती है कि ये लोग हमारे लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा अब ये तो वही जाने। लेकिन जो उस समय हमारे लोग थे, संसद के सदस्य थे, या फिर आप ये कहें संविधान सभा के सदस्य थे, ये लोग बहुत ही विचार विमर्श करते थे, वाद विवाद करते थे, विचारों में मतभेद होते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि संविधान सभा के सभी सदस्य में बहुत तरह की विविधता पाई जाती थी। उसके बावजूद भी, विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी, इनके लिए अपने विचार महत्वपूर्ण नहीं हुआ करते थे। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता था, ये अपने विचारों को वरीयता ना दे करके जनता के हित की बात करते थे। अर्थात अगर ये कोई मतभेद है तो ये मतभेद को सुना जाता था, आलोचना को वेलकम किया जाता था कि हाँ, अगर आप इस चीज की आलोचना कर रहे हैं तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, यानी तर्क को महत्व दिया जाता था। मतलब रैशनल तरीके से बातचीत होती थी। कभी भी कोई भी सदस्य, इवन संविधान सभा का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो अपने विचारों को ज्यादा महत्व दे रहा है। ओके, तो आप समझ सकते हैं। आपको मैं आगे इसमें और चीजें बताऊंगी कि वाद विवाद के जो खंड हैं, एक दो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो किस तरह से होते थे। अब जैसे कि ये पूरी आपकी कि जो भी सदस्य थे, अगर आप एक शब्द में इस बात को कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, उन सभी सदस्यों के लिए लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोपरि थे। ठीक है, वो अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो सर्वोपरि थे। अगर आप इसमें एक किसी व्यक्ति को सुनेंगे, आपके चैप्टर नंबर 2 में कहीं पे दिया हुआ है कि वो किसी मुस्लिम समुदाय से हैं और वो साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें कोई अलग संविधान नहीं चाहिए, अलग देश नहीं चाहिए, कृपा करके हमें भारत में बने रहने दें। वो ये बात वाद विवाद में कह रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका धर्म तो मुस्लिम था, अगर वो लहर में बहना चाहे तो वो बह सकते थे। ठीक है, पर वो नहीं बहे क्योंकि उनके लिए लोकतांत्रिक मूल्य सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं कि कितना जो हमारे लोगों का थिंकिंग थी उस समय, जो हमारे संविधान निर्माता की, वो कितनी ज्यादा रैशनल थी। ओके, ये पूरा आपकी बुक में बहुत ही डिटेल में समझाया है, तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है। आप चाहें तो किताब पढ़ सकते हैं। वैसे ऑलमोस्ट चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और संविधान सभा के थोड़ा सा फैक्ट देख रहे हैं। देखिए, संविधान सभा 2 काम एक साथ कर रही थी। पहला काम क्या था, संविधान बनाना, और दूसरा कानून बनाना। मतलब एक तरफ तो वो संसद के रूप में काम कर रही थी और दूसरी तरफ वो संविधान सभा के रूप में भी काम कर रही थी। और जो संविधान सभा की बैठक होती थी तब उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जब संसद की बैठक होती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। तो ऐसा नहीं था कि दोनों बैठक साथ हो रही है, अलग अलग दिन में बैठक होती थी और इस तरह से हमने अपना काम कंप्लीट किया था। ओके, ये फैक्ट है, कई बार प्री में आ जाता है तो आप इसे ध्यान रखिएगा।
अब हम कार्यविधि देख लेते हैं, थोड़ा सा है, बहुत ही छोटा है ये। मुख्य रूप से 8 समितियां थी, इसमें सबसे प्रमुख प्रारूप समिति थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये आप सभी को पता होगा। और प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि ये प्रारूप तैयार कर रही है, ठीक है। हर एक लॉ, जितना भी कुछ चीजें बन रही है, वो सभी चीजों का प्रारूप तैयार करना, उन सभी चीजों को इकट्ठा करके प्रस्ताव बना करके उसे रखना और फिर उस पर वाद विवाद करना, बहस करना, विचार विमर्श करना, तो ये सारा काम जो पूरे बनाने का, रखने का, प्रारूप बनाने का काम था, वो प्रारूप समिति कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ये क्यों थी, ठीक है। उसके अलावा छोटी समितियां भी कुछ थी। और अगर हम अपने समय की बात करें तो संविधान सभा को बनाने में लगभग 3 वर्ष लग गए। लगभग क्यों किया है कि इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लग गए थे, तो लगभग ये 3 साल हो गया। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, आप अपनी बुक में, मैंने आपकी किताब से ही उठाया हुआ है, बिल्कुल कॉपी किया है मैंने ये। तो आप ये देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कह रहे हैं। वो ये इस पैरे में वो क्या कहना चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों संयुक्त रूप से हैं और इनको पृथक पृथक रूपों में नहीं समझना चाहिए। यानी ये तीनों ने मिलकर एक ऐसा संयुक्त रूप बनाते हैं इनमें से एक दूसरे को अलग करना लोकतंत्र के मूल प्रयोजन को ही विफल कर देना है। मतलब वो ये कह रहे हैं, अपने वाद विवाद के उसमें कह रहे हैं संसद में, कि देखिए जो स्वतंत्रता है वही समानता है और जो समानता है वही बंधुत्व है। क्योंकि अगर इसमें से एक भी चीज मिस हो गई तो लोकतंत्र का मूल जो सिद्धांत है वही खत्म हो जाएगा। और बिल्कुल आप अपने संविधान में देख सकते हैं, आज के समय में हमारे उद्देशिका में ये तीनों ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए दिखा दिया है, आप चाहे तो किताब से पढ़ सकते हैं। एक और वाद विवाद है, ये भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। आप देख सकते हैं कि वो बात कर रहे हैं कि हम पूछना चाहेंगे, विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में क्या कुछ नया भी हो सकता था? मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जो बना दिया है वो काफी ठीक ठाक है, ठीक है। वो अपने कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ। आज इस समय बनाए संविधान में यदि कुछ नया हो सकता है तो यह कि उसमें से केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं। देख रहे हैं आप, शब्दों के चयन पे ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं केवल कुछ ऐसे परिवर्तन किए जाएं जो कमियों को दूर करे, उसे देश की आवश्यकताओं के अनुरूप बना सके। जो हमने बात की थी कि 50 साल पहले जो चीजें हैं वो आज नहीं है, जो आज है वो 50 साल बाद नहीं होंगी। तो उस समय की आवश्यकता क्या होगी, उसके हिसाब से कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने केवल शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चेंज कर देंगे या सब कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज हमारी कठोरता और लचीलापन को दिखाता है। ये वाद विवाद देख सकते हैं आप, संविधान सभा वाद विवाद, खंड इतना पृष्ठ इतना। इसकी एक अलग से बुक आती है और बहुत ही कमाल की है। अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले तो आप पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जिसमें सारे लोगों ने क्या क्या वाद विवाद किए थे वो चीज है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से हमें क्या विरासत मिली है। मुझे लगता है ये आप सभी लोगों को पता होगा। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ, हमारा जो व्यक्तित्व है वो एक अलग तरीके से उभर कर आया। इसमें 2 चीजें हैं। अगर हम बात करें हमारे संविधान की मूल आत्मा की, तो ये भारतीय समाज की मूल आत्मा है। भारतीय समाज मतलब क्या, चाहे वो हमारा देश का संविधान सभा हो जिन्होंने संविधान बनाया, या फिर हमारे देश की जनता है। हम सभी को पता है कि हमारे बीच में जो विविधता है, ठीक है, विविधता जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम सभी के जो सिद्धांत हैं वो मिलते जुलते हैं। कहाँ पे, सिवाय भारत के, सिवाय इंडिया के, अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इस चीज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अगर हम वैसे लार्ज स्केल पे बात करें तो सिवाय इंडिया के कहीं भी ये सिद्धांत नहीं है कि जो शिक्षक है, ठीक है, जो टीचर है, उसको, गुरु को हम लोग कितना ज्यादा उच्च दर्जा देते हैं और गुरु को हम लोग पैर छू रहे हैं, हम लोग टीचर का नाम लेके नहीं बुलाते। लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज हैं, अगर आप पश्चिमी सभ्यता की बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वो नाम लेके बुलाया जाता है, वो डायरेक्टली बात की जाती है, मिस और मिस्टर जो भी उनका नाम है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हम लोग पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं उनसे। तो ये जो सभ्यता है ना, ये जो सिद्धांत है, बड़ों को आदर, छोटों को सम्मान, इस तरह का जो हमारी संस्कृति है, ये सभी की वैल्यूज एक ही हैं। अगर मैं आज की भाषा में बात करूं
तो देखिए इंडियन कोई भी हो, उनकी जुगाड़ व्यवस्था मिलती जुलती है आपस में, है ना। तो ये चीज आप समझ सकते हैं इस तरह से कि हमारे देश में विविधता के बावजूद हमारे सिद्धांत सभी लोगों के मिलते जुलते हैं। और ये चीज हमें राष्ट्रीय आंदोलन में साफ तौर पे दिख गई थी, जब बच्चे, बूढ़े, जवान, लीडर हो या महिला हो, हर वर्ग का व्यक्ति साथ में खड़ा होकर आंदोलन कर रहा था उस वक्त। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह मूल सिद्धांत पूरी तरह से विकसित हो चुका था। वही चीज हो गई है जो मैंने आपको समझाया। तो राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसी चीज थी जिसमें हमारे जनता की प्रतिव्यक्ति जो थी, मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जनता की प्रतिव्यक्ति नहीं है, सही वर्ड नहीं है प्रतिव्यक्ति, जनता का जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आईने में हमने अपने आप को खुद देख लिया था कि हमें क्या चाहिए। हम और कुछ श्योर थे ना थे, पर हम एक बात श्योर थे कि किसानों का जो जिस तरह से शोषण किया जा रहा है ब्रिटिश शासन द्वारा, वो नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, हम ये श्योर थे, जिस तरह से जनता परेशान है वो नहीं होना चाहिए, ये हमें पता था। इतना तो हमारा माइंड क्लियर थी। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए जिससे हमने इतने बड़े ब्रिटिशर्स, जो कि पूरे विश्व में ऑलमोस्ट कंट्रीज को उन्होंने उपनिवेश बना रखा था, उनसे लड़ने को हम तैयार हो गए। तो मतलब हमारे लिए स्वतंत्रता भी कितनी महत्वपूर्ण थी। तो ये सब चीजें ना सिर्फ जनता बल्कि संविधान निर्माताओं को भी साफ तौर पे दिख रहा था। ठीक है, तो ये विरासत में हमें मिला है राष्ट्रीय आंदोलन से। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पे संविधान जब है हमारा, उसकी बनने का पूरा प्रोसेस, यानी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से बात स्टार्ट हुई, कहाँ पे जाके खत्म हुई। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं अपने संविधान की चर्चा होने पे, कि सबसे पहले चर्चा कहाँ हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के समय से ही भारत के संविधान पर चर्चा होनी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, 1934 में क्या हुआ, पहली बार संविधान बनाने की बात की गई, किसके द्वारा, एमएन रॉय के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, ये प्री में अक्सर पूछा जाता है। दूसरा 1935 में क्या हुआ, ये मैं आपको पूरे सन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि किस तरह संविधान बनना हमारा शुरू हुआ। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। आधिकारिक मतलब बिल्कुल उसको ऑफिशियली स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, फिर 1938 में नेहरू द्वारा 2 विशेष घोषणा की गई, जिसके अंतर्गत पहली थी संविधान सभा के प्रतिनिधि मतलब जो उसके सदस्य बन रहे हैं, जो कि हमारा संविधान बनाएंगे, वो वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाएंगे। ये बात उन्होंने 1938 में की थी। हालांकि ये चीज पूरी तरह नहीं हुई, लेकिन फिर भी वोटिंग के प्रोसेस पे ही हुई। ऐसे नहीं हुआ कि किसी को भी उठा के संविधान में बैठा दिया और वो, या फिर ब्रिटिशर्स हमारा संविधान बना रहे हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा इस सभा पर कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी ब्रिटिशर्स का कोई मतलब नहीं था हमारी संविधान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 1940 में क्या हुआ। जो हमारे नेहरू जी ने 1938 में कहा, वो 1940 में ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे स्वीकार कर लिया गया। तो जो हमारा अगस्त प्रस्ताव था, उसमें क्या किया गया, 1938 में जो नेहरू ने कहा था उसे स्वीकार कर लिया गया। और भी चीजें कही गई थी इसमें, लेकिन एक पॉइंट वो भी है। फिर 1946 में के कैबिनेट मिशन के पश्चात ही संविधान सभा का गठन हुआ। तो जो हमारा ये कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसी के तहत ऑलमोस्ट संविधान सभा का उसी समय गठन हो गया था। फिर 1946 में क्या हुआ, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं प्री में तो खास तौर पे। तो संविधान सभा के मूल सिद्धांतों के काफी ज्यादा करीब था। आप ये कह सकते हैं कि संविधान जो है हमारा ना आज, उसका आईना वो पहले ही उन्होंने 1946 में एक प्रस्ताव के रूप में दे दिया हमारे संविधान सभा में। तो उन्होंने इस प्रस्ताव में क्या क्या कहा था, ये अभी हम आगे समझेंगे। देखिए, इससे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के क्या मुख्य बिंदु हैं, ये देखिए, आप इसको देख सकते हैं। ये आपके मैंने बुक से ही उठाया हुआ है। मुझे लगा कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी लेते हुए चलेंगे तो ही आपको पॉलिटी अच्छे से समझ आएगी। देखिए, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, बिल्कुल है, ऐसा अभी हमारे संविधान में ऐसा ही बनाया गया। उसके अलावा जो कोई भी चाहे, भाई भारतीय क्षेत्र हो, देशी रियासत हो, या देशी रियासतों के बाहर भी कोई अगर ऐसा क्षेत्र है जो हमारे देश का अंग बनना चाहता है, संघ का अंग बनना चाहता है, तो बन सकता है। और हमारा जो भारत है वो एक संघ होगा। ठीक है, संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, यानी राज्य सरकारें अलग से बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ केंद्र सरकार एक ही और एकात्मक शासन चल रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ संघात्मक शासन है। ओके, तो राज्य सरकार भी है। उसके अलावा ये देखिए अगला पॉइंट क्या है,
संप्रभु और स्वतंत्र भारत इसके संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता है। बिल्कुल है, हम लोग वयस्क मताधिकार के द्वारा चुन रहे हैं, पूरी तरह से लोकतंत्र है, तो जो मेन सोर्स है वो कौन है? जनता ही है। फिर ये देखिए सारी चीजें जो आप उद्देशिका में पाएंगे ना, वो सभी चीजें इस पॉइंट में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। और भी चीजें, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी, ठीक है, और जो क्षेत्रीय हमारी अखंडता है, थल जल, तो ये सभी चीजें वही हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, देखिए, विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा, ठीक है। तो हमारे देश में ना सिर्फ हम अपनी शांति की बात करते हैं, बल्कि हम विश्व शांति की भी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे संविधान में ना सिर्फ हमारे लिए बताया गया, बल्कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पहले ही डिसाइड कर दी गई है। और यही कारण है कि हमारा देश पूरे विश्व में एक सॉफ्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। मतलब हमें कोई छेड़ेगा तो ऐसा नहीं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम पहले किसी को परेशान नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि ये उद्देश्य प्रस्ताव में पहले ही साफ तौर पे दिख रहा है, ठीक है गाइस। ओके, अब हमारे संविधान की आलोचना किन किन आधारों पर होती है। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे रोकना चाहिए, क्योंकि जो संविधान की आलोचना है और उसके अलावा जो हमारे अन्य देशों से लिए गए तथ्य हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि आलोचना जब हम सुनते हैं किसी की भी या देखते हैं, तो उसके लिए हमें उसको खारिज करने के लिए हमारे पास तथ्य होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा उसको आपको एनालाइज करके बताना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सिर्फ हम हवा में नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है, हमारे पास तथ्य होने चाहिए। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।